जी नाज़रीन, क्या हाल है आपके? उम्मीद है अच्छे होंगे। अल्लाह ताला आपको अच्छा रखे। आज न्यूज़ टुडे के एक और शो के साथ हाजिर हैं। आज बड़ी डेवलपमेंट्स हैं बुनियादी तौर पर। बातों के पोस्ट टॉक्स जो है वो सिनेरियो में कुछ चीज़ें नई रूनुमा हो रही हैं, और क्या ये मुज़ाकरात वाकई नाकाम हो गए? हम ये जानने की कोशिश करेंगे आज की गुफ्तगू में, इसको देखने की कोशिश करेंगे, इसका तजिया करेंगे। और उसके साथ-साथ फिर वज़ीर-ए-आज़म जा रहे हैं 2 मुल्की दौरे पर, ईरान और माफ़ कीजिएगा, सऊदी अरेबिया और तुर्किया। इन इन दोनों में क्या होना है, और उसके साथ-साथ ईरान को पाकिस्तान ने नया मशवरा क्या दिया है? टॉक्स के इख्तिताम पर जब ईरानी डेलीगेशन गया तो उस वक़्त क्या हुआ? इन तमाम चीज़ों पर आज के शो में बात करेंगे। पहले टॉक्स के इख्तिताम पर ही आ जाते हैं। मैं वहाँ 24 घंटे मौजूद रहा कन्वेंशन सेंटर में, जो कायम किया गया था मीडिया सेंटर। और फिर हम जर्नलिस्ट हैं तो कोशिश करते हैं कि कहीं किसी न किसी तरह से सोर्स के ज़रिए अपनी खबरें निकालने और फिर उन्हें उनकी तस्दीक की कोशिश करें। लेकिन इस मरतबा बहुत महदूद रहा ये एक्सेस। उसकी वजह ये थी कि मामले की हसासियत बहुत थी, और हुकूमत पाकिस्तान ने इस बात को इंश्योर किया कि उसकी चूँकि सालिसी है, तो कोई बात उसकी तरफ से ना निकले। यानी वो गैर जानिबदार थी ना हुकूमत पाकिस्तान। हुकूमत पाकिस्तान होस्ट थी, मुज़ाकरात की मेहमानदार थी, सहूलतकार थी। और ये मैंने जो सालिसी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ये इस वजह से किया कि मेरी अमेरिकन जर्नलिस्ट से भी बात हुई, और जो वहाँ मौजूद थे अंदर सरीना में, जब वो बाहर निकले तो उनके ज़रिए किसी ज़रिए से यहाँ जो इस्लामाबाद में लोग मौजूद हैं, उनमें से किसी के ज़रिए से उनसे रब्ता था। तो इस तरह उनसे बात हुई, और इसी तरह यहाँ मौजूद कुछ दोस्तों के ज़रिए से जो ईरानी डेलीगेशन अंदर मौजूद था। वाक़या ये था कि जेडी वैंस जो हैं अमेरिकी नायब सदर, उनके साथ भी एक वक़्त आया था साथियों का। वो उसी सरीना होटल में मौजूद था, और फिर ईरानी वक़्त के साथ भी उतने ही साथी आए थे, ताकि बैलेंस रहे। और दोनों को कोई एतराज़ नहीं था, वो भी वहीं मौजूद थे, लेकिन उनका एक्सेस भी महदूद था। जो अच्छी बात थी वो ये थी कि उनका भी एक्सेस महदूद था, लेकिन सहाफ़ी जो है वो ज़रा सी इंडिकेशन पर ही जो है वो चीज़ों को खंगालता है, और फिर अपने ज़राए से बात करता है। क्योंकि जो अंदर से मुज़ाकरात के, उनके अलावा भी तो कुछ लोग ऐसे थे जो प्रीवी थे, और उन दोनों का राब्ता भी था। माफ़ कीजिएगा, उनसे जो प्रीवी थे इन हालात से। और क्या डिसाइड करके आई थी वो टीम ईरान की, या क्या डिसाइड करके आई थी वो अमेरिकी टीम, ये उन साथियों को पहले से इल्म होगा यकीनी तौर पर। इसी वजह से पाकिस्तानी मीडिया में जिन लोगों ने एफर्ट की, उनको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिलती रही। फिर हालात किस तरह प्रोग्रेस करते हैं, जैसे जैसे हालात की प्रोग्रेस होती है, अगर आपकी डिप्लोमेटिक इशूज़ की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, डिप्लोमेटिक इशूज़ में थोड़े से मसाइल होते हैं उनको समझने में, अगर आप उन डेवलपमेंट्स को पूरे सब्र के साथ देखें, उनका तजिया करें गैर जानिबदारी के साथ, तो फिर आपको समझ में आती है कि मामला कहाँ जा रहे हैं, लिमिटेशंस क्या है, इसमें कौन सी पार्टी का क्या चाहेगी, ये आप उनकी बॉडी लैंग्वेज से, जब वो आ रहे होते हैं या जा रहे होते हैं, उससे आपको अंदाजा होता है। और ऐसा ही हुआ। तो मुझ समेत कई लोगों ने जो रिपोर्ट किया वो उसी बुनियादों पर किया कि कुछ इंफॉर्मेशन मिली, कुछ अंडरस्टैंडिंग थी, और कुछ रीडिंग। तो इसी तरह से ये होता है, तो वो चीज़ें होती रही। लेकिन जो एक बात थी दोनों जानिब से, ईरान के जो लोग थे और जो अमेरिका के लोग थे, उनका ये कहना था कि जो ट्रजेक्ट्री है वो पॉजिटिव है, बॉडी लैंग्वेज बड़ी पॉजिटिव है। जेडी वैंस जो है वो इस उम्मीद के साथ आए थे कि वो पॉजिटिवली जो है इन मुज़ाकरात को कंक्लूड करें, लेकिन उनके पास हतमी इख्तियार नहीं था। जो बुनियादी बात है, जो बुनियादी फ़र्क था, वो उनके पास हतमी इख्तियार नहीं था। इसलिए उन्होंने बताया कि उन्होंने इस दरमियान में जो 22 घंटे के 24 घंटे की गुफ्तगू उनकी हुई, चूँकि ये 24 घंटे इसलिए कहा जा सकता है कि जब वो आए तो उसके बाद से फिर वो मुज़ाकरात ही के हवाले से बिजी थे। वो गए, पहले एम्बेसी गए, वहाँ उन्होंने ब्रीफिंग्स ली अपनी, जो यहाँ के लोग थे उनसे, जो टीम्स पहले आ चुकी थी एडवांस में। फिर वो आए सरीना होटल में, उनसे मुलाकात हुई उनकी।
और उसके बाद फिर उनकी प्राइम मिनिस्टर से और आर्मी चीफ से मुलाकात हुई, उसमें इसाक डार भी थे। तो ये एक सारा अमल चल रहा था कल बहुत अर्ली मॉर्निंग से ना। और चूंकि वो यंग है, एनर्जेटिक है, तो वो बड़ा थके नहीं। इसी तरह ईरानी वफ्द भी जब आया था, ईरानी वफ्द चूंकि एक रात पहले आ गया था, उनकी अपने लोगों से यहाँ जो हैं उनके सफीर वगैरह, उनके साथ भी उनकी मुलाकात हो गई थी और उनकी अपनी जो टीमें एडवांस आई हुई थी। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि दोनों की जो एडवांस टीमें थी ना, उनकी तादाद और या इस्तेदाद बराबर थी। मिसाल के तौर पर अगर अमेरिका के 10 लोग थे तो उनके भी 10 लोग होंगे, थे ईरान के भी 10 नहीं थे, जरा फर्क था, लेकिन काफी फर्क था। लेकिन ये एक्सेस दिया गया था। फिर हुकूमत पाकिस्तान ने बिल्कुल गैर जानिबदारी के साथ कोशिश की, और कोई ऐसी बात पाकिस्तान की, इनफैक्ट कोशिश ये थी, उससे एक रात पहले मेरी अताउल्लाह तारक साहब से बात हुई थी कन्वेंशन सेंटर में ही, और मैंने उनसे ऑन रिकॉर्ड भी कुछ गुफ्तगू की, जिसमें उन्होंने बहुत सारे सवालात का जवाब, बाबा कोई पांच सवाल थे, उनमें से 4 का जवाब उन्होंने नो कमेंट्स करके दिया, एक का जवाब उन्होंने दे दिया, उनकी मेहरबानी। लेकिन उसमें मैं जो इर्द गिर्द दोस्त खड़े हुए थे, जर्नलिस्ट दोस्त, उन्होंने बाद में महसूस भी किया कि मेरी चूंकि जो एक्सपीरियंस है वो तकरीबन 40 साल का है, तो दोस्तों का ये कह रहा था कि अता तारक साहब को आपके साथ नो कमेंट्स नहीं करना चाहिए था। मैंने उनसे कहा कि नहीं, वो हुकूमत पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और हमारा काम सवालात पूछना है, उनका काम जवाब देना है। और राइटली सो उन्होंने इसलिए जवाब नहीं दिया कि चीज़ें जो हैं वो, अगर उनके जवाब की वजह से चीज़ें कहीं खराब हो जाती तो इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आता। तो ये पाकिस्तान का मामला था। बहरहाल जब कल सुबह ये सारा अमल शुरू हुआ तो वो बहुत ही कहा जा रहा है कि खुशगवार माहौल में हुआ। हमने एक दो फूड को गुजरते भी देखा, या क्योंकि जेडी वैंस अलग आए, जराड कुशनर अलग आए, और स्टीव विटकॉफ अलग से आए। फिर उनके साथ उनकी जो टीमें थी वो भी पहुंची, जो अम्बेसी गई हुई थी वो भी वापस आई, और जो प्राइम मिनिस्टर हाउस गए थे वो भी वापस आए। तो इस तरह जो है वो काफी रौनक रही डिप्लोमेटिक एनक्लेव में कल। फिर उसमें ये भी रहा कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब थे और आर्मी चीफ वगैरह वो भी सरीना पहुंचे, और टाइमली सरीना पहुंचे, और वहां फिर उनकी और भी गपशप हुई, मुलाकातें भी हुई। अब उसमें नुक्ता जो था वो जब सारी रात गुजर गई और सुबह जब ये ऐलान हुआ कि जेडी वैंस जो है थोड़ी देर में मीडिया से बातचीत करेंगे, तो हमें ये अंदाजा हो गया था कि मुज़ाकरात में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। लेकिन क्या है, क्या मुज़ाकरात ख़त्म हो गए, ये बदस्तूर एक सवाल मौजूद था, या मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे, ये मौजूद था। यानी मुज़ाकरात में तातुल आया है या टोटल ख़त्म हो गए। तो जेडी वैंस ने जो गुफ्तगू की, उन्होंने उसमें अच्छी बात ये हुई कि उन्होंने अपने हिस्से की जिम्मेदारी कबूल की, ईरानी वफ्द ने अपने हिस्से की जिम्मेदारी कबूल की। अच्छा, दोनों ने एक दूसरे पर इल्जाम आयद नहीं किया। जेडी वैंस ने जिस तरह अपने साथियों को ब्रीफ किया, इसी तरह ईरानी वफ्द ने भी अपने साथियों को ब्रीफ किया। दोनों ने अपनी अपनी जिम्मेदारी उठाई। सदर ट्रंप का बाद में ट्वीट आया ट्रुथ सोशल पर, उन्होंने ये कहा कि उन्होंने ईरान पर मलबा डाला, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जो है वो बहुत जो है अक्सरियती नुकात जो है वो उनके ऊपर इत्तफाक राय हो गया था। अब बॉटल नेक्स जो है थी, या जो रेड लाइंस थी, जेडी वैंस ने भी यही कहा कि हम अपनी अपनी रेड लाइंस पर कायम रहे। उसमें एक रेड लाइन तो ये थी कि जो ईरान ये चाह रहा था कि वो जो न्यूक्लियर इन्रिचमेंट है वो उसकी एनर्जी की जरूरियात है, तो वो उसको कुछ इजाजत मिलनी चाहिए। अब इसमें कितने % हो सकती थी, ये नहीं हो सकती थी, ये सवालात हैं। लेकिन उसमें जो बाद जो ईरानी वक्त आया, उन्होंने भी अपनी जिम्मेदारी कबूल की। लेकिन इसमें जो बुनियादी बात है, जो उसके बाद हम समझ पाए मुख्तलिफ लोगों से डिस्कशन के बाद, इसहाक डार साहब का एक स्टेटमेंट आया, उसके बाद आज वज़ीर दिफा का स्टेटमेंट आया, उसके नतीजे में हम ये समझ पाए कि मुज़ाकरात में जो तातुल आया उसका जिम्मेदार इसराइल है, बिल्कुल इसराइल उसका जिम्मेदार है। और इस वक्त अलमिया ये है कि अमेरिकी जो सदर हैं उनका एक तो अपना रवैया अजीब सा है, और अमेरिकी जो बराह रास्त यूं समझे या जो सामने आकर जिम्मेदार है वो अमेरिकी सदर है डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि इसराइल नहीं चाहता था कि ये मुज़ाकरात आगे बढ़े। और आज नेतन्याहू ने एक ट्वीट भी किया है इसी इफेक्ट के हवाले से, और उनसे साफ ये लगता है कि वो
नहीं चाहता था इसराइल के मज़ाकरात आगे बढ़े और ईरान के साथ कुछ समझौता हो। अब जो है वो ये सवाल है कि किन मामलात पर उठा, तो उसमें दोनों टीमों ने बता दिया। एक मामला तो लबनान में सीज फायर है, लेकिन न्यूक्लियर एनरिचमेंट जो है ना उसके ऊपर पहला नुक्ता वही था। और वो कि अमरीकी नायब सदर ने भी कहा कि हमने ईरान की साइयत खत्म कर दी है, लेकिन अमरीकी सदर ने यह कहा कि हम ईरान को न्यूक्लियर रखने की इजाजत नहीं दे सकते। अब ये गारंटीज के साथ हो सकता है बात हो जाती, लेकिन भारत फिर उसमें चूंकि अमरीकी नायब सदर ने ये बताया कि हमने 12 मरतबा मैंने सदर ट्रंप से बात की, उसकी भी एक वजह थी जो मुझे हमें समझ में आई। उस दौरान में दोनों टीमें एक एक बार जो है वो सरीना से बाहर निकली और अपने अपने सफारत खाने गई। उनको जो ईरानी वक्त था उसका फर्क ये था अमरीकी वक्त के साथ, तो मुकम्मल जो इख्तियारात के साथ आया था। हाँ, अगर जो शराइत ईरान ने रखी थी या जो जवाब ईरान ने अमरीकी नुकात का तैयार किया था, अगर उससे कोई चीज़ डिविएट होती तो फिर ये ज़रूरी होता है, हर जगह दुनिया में ज़रूरी होता है कि आप बैक होम रब्ता करें और जो क़यादत होती है उसके साथ मुशावरत करें कि भाई ये तजवीज़ आ रही है, हम ये करने जा रहे हैं। और वो उसी के नतीजे में जो जो अक्सरियती नुकात थे उनके ऊपर इतफाक़ हुआ। तो ये ईरान को एक दफ़ा ज़रूरत पड़ी जेडी वैंस को, चूँकि वो मुकम्मल इख्तियार नहीं रखते थे, वरना अगर रखते तो मुआहदा हो जाता। बहरहाल उन्होंने फौरी तौर पर जो है वो रब्ता करना शुरू किया। 12 मरतबा उनकी बात हुई और वो इसी तलाश में थे, इसी कोशिश में थे कि अमरीकी सदर को समझा लें, लेकिन वो नहीं समझ पाए अमरीकी सदर, जिसके नतीजे में फिर ये फैसला किया गया कि मज़ाकरात जो है वो उसका सिलसिला डिसकंटिन्यू किया जाए, यानी ख़त्म नहीं है मज़ाकरात जो है, ये सिर्फ तातुल आया है उनमें, मज़ाकरात का इख्तिताम नहीं हुआ, मज़ाकरात टूटे नहीं हैं, मज़ाकरात नाकाम नहीं हुए हैं। ये एक बुनियादी बात है। और अब उसके बाद जो है मैंने फिर दोस्तों से बात की, गुज़िश्ता रोज़ भी की, शाम में और आज भी की। तो जो मेरे अंडरस्टैंडिंग बनी उनकी गुफ्तगू सुनकर या जो खबर उन्होंने दी, वो उसमें 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें। एक तो उनका ये कहना था कि दोनों वफूद में का रवैया बड़ा सॉफ्ट था और हमने जब चूँकि होटल के अंदर थे, कहते हैं कि जब हमने बाहर निकलते हुए उनको देखा, जेडी वैंस को भी या ईरानी टीम को भी, तो उनके चेहरे पे वो तनाव नहीं था जो मुज़ाकरात टूटने की शक्ल में होता है। तो एक तो ये वजह थी। दूसरा ये था कि हमने जब बात की ये पोस्ट मुज़ाकरात चीज़ें की, उसमें ये बात समझ में आई कि मुज़ाकरात का सिलसिला टूटा नहीं है, सिर्फ तात्तुल है और जिम्मेदारी। अमरीकी मीडिया के अक्सर लोगों का भी यही ख्याल था कि जिम्मेदार अमरीका है इसका। बहरहाल उसके बाद अमेरिका ने ये ऐलान कर दिया कि अब हम ईरान को जो है वो अपने हरमुज़ खोलना पड़ेगी। अपने हरमुज़ के हवाले से भी ईरान का मौक़िफ़ था, तो वो भी फिर डटे हुए थे। तो अब अमरीकी सदर ने ऐलान किया कि आज शाम पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7 बजे जो है वो नाकाबंदी हो जाएगी अपने हरमुज़ की, और कोई जहाज ना जा सकेगा ना आ सकेगा। अब इस बात उनके इस ऐलान के बाद फिर अमरीकी सेंटॉम सामने आई और उन्होंने बताया कि डिप्लॉयमेंट शुरू हो गई है और आपने हरमुज़ के बाहर खड़े हैं। ईरान का ये कहना है कि हमारे पास दीगर ऑप्शंस भी हैं, यानी ईरान को भी इससे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि हमारे पास दीगर ऑप्शंस भी हैं इसके अपना हरमुज़ के हवाले से। लेकिन उसमें जो एक बड़ा फैक्टर है वो चाइना का है। ये बात समझने की है कि चीन जो है अपनी ज़रूरत का 70% तेल लेता था वेनेजुएला से, वो वेनेजुएला का तेल अमेरिका के कब्जे में चला गया, वो ईरान से तेल लेता है और आज भी उसके वेसल्स गुजरे हैं। चीन जो है वो इसको क्यों कबूल करेगा अमेरिकी हेजेमनी को, और चीन के जहाज जब गुजर रहे हैं तो वो आइंदा भी गुजरने के लिए वहां से चीन आएंगे जहाज। अब उसके बाद क्या पोजीशन होगी? क्या अमेरिका चीनी जहाज़ों को बम करेगा? क्या अमेरिका चीनी जहाज़ों की नाकाबंदी करेगा? ये मुश्किल हो जाएगा, इसलिए कि उसके बाद अमेरिका और चीन जो है वो एक दूसरे के सामने खड़े हो जाएंगे और चीन अमेरिकी ताकत जो है उसको क्यों मानेगा। और चीन खुद एक जो है वो इकोनॉमिक माइट है, तो चीन अमेरिकी ताकत को और फौजी माइट भी है, इसमें कोई शक नहीं है। चीन अमेरिका के इस उसको कबूल नहीं करेगा, इस बदमाशी कहने या इस ज़बरदस्ती को कबूल नहीं करेगा, तो उसके बाद क्या चीन और अमेरिका के दरमियान बराह रास्त कोई तसादुम मुतवक्के है? ये आइंदा दिनों में देखने वाली बात है, इसके ऊपर अभी कोई बात करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक सवाल है। फिर ये भी सवाल है कि क्या अमेरिका जो है वो डेडलाइन के खात्मे से पहले ईरान पर अटैक करेगा? ये मेरा ख्याल है कि नहीं करेगा। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने
पोस्ट डायलॉग भी अमेरिका और ईरान के साथ बातें किए हैं और दोनों को ये दरख्वास्त की है कि वो सीज फायर को फॉलो करें। ईरान की जानिब से भी अभी तक कोई हरकत नहीं हुई और अमेरिका की जानिब से भी अभी कोई हरकत नहीं हुई। लगता यही है कि दोनों ममालिक जो हैं वो सीज फायर को कबूल करते रहेंगे और अमल दरामद करेंगे। इसमें एक बात ये भी शामिल है कि अब मुज़ाकरात का जो सिलसिला है जो टूटा नहीं है ये कैसे जाएगा नीचे, ये इसको निचली सतह पर जारी रखा जाएगा जो मेरी इत्तला है। और उसके लिए नए मकामात भी तलाश किए जा रहे हैं कि कहाँ हो सकते हैं या पाकिस्तान में हो सकते हैं। ये रेलिवेंट बात है, लेकिन क़यादत पाकिस्तान ही की दोनों टीमें ये कहती हैं, दोनों से मेरी बात हुई दोनों ममालिक के लोगों से, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान ही की क़यादत या सालिसी या सहूलतकारी उसमें ना ये मुज़ाकरात होंगे, चाहे जनीवा में हो, चाहे ब्रसेल्स में हो या चाहे इस्लामाबाद में हो। भारत ये एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है। उसके साथ साथ एक और बड़ी डेवलपमेंट भी हुई है। वजीर आज़म पाकिस्तान जो है वो जा रहे हैं सऊदी अरेबिया और तुर्किया। लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान में जाने से पहले एक तो गुज़िश्ता रोज़ उनकी इसमें एक बड़ी खबर ये है कि जब ईरानी डेलीगेशन यहाँ से गया तो वो भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुलाकात करके गया और फिर आर्मी चीफ से भी उनकी मुलाकात हुई, मुश्तरका भी हुई और थोड़ी सी अलहदगी में भी हुई। उसके बाद उनको सी ऑफ किया गया। इसी तरह जेडी वैंस की भी ये मुलाकात थोड़ी हुई और वो भी फिर मुलाकात करके गए, जिसका मतलब यही है कि दोनों को दरख्वास्त ये की गई है कि आप हाथ हल्का रखें, सीज फायर पर अमल दरामद कीजिए। पाकिस्तान की यही कोशिश है। अब पाकिस्तान ने नया मिशन भी शुरू कर दिया मुज़ाकरात की बहाली का। उसके हवाले से आज पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा ने अब से थोड़ी देर पहले चीनी वज़ीर ख़ारजा से बात की है। सुबह उनकी चीनी सफ़ीर से तफसीली मुलाकात हुई थी। गुज़िश्ता रात उनकी सऊदी वज़ीर ख़ारजा से, मिस्र के वज़ीर ख़ारजा से बात हुई और तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा से बात हुई। तो पाकिस्तान जो है अभी भी एक्टिव है, मिशन उसने नया शुरू कर दिया है। अब इसमें कहा जा रहा है कि जो है वो पाकिस्तान, ये भी ज़रा ने बताया है कि पाकिस्तान जो है वो ईरान को ये समझाने में कामयाब हो गया है कि वो गल्फ कंट्रीज़ के साथ अपने ताल्लुकात दुरुस्त करे। पाकिस्तान ही के समझाने पर अब्बास इराक़ची साहब जो हैं वो उन्होंने बात की है सऊदी वज़ीर ख़ारजा से, कुवैत के वज़ीर ख़ारजा से भी बात की है और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा से भी उनका ग़लबन रब्ता हुआ है, लेकिन कतर के वज़ीर ख़ारजा से उनकी बात हुई है। तो इस तरह जो है वो ये पाकिस्तान की एफर्ट है कि जिन ममालिक को हिट किया था ईरान ने, उनके साथ अपने इख्तिलाफात दूर किए जाए, उन्हें यकीन दहानी कराई जाए। और इत्तला यही है कि अब्बास इराक़ची साहब ने उनको ये बताया है कि अमेरिका के साथ सीज फायर है, अमेरिका के साथ जो हमने करना था वो कर दिया, अब मुज़ाकरात ही आगे बढ़ेंगे और हम अब आप पर कोई अटैक नहीं करेंगे। उन्होंने माजरत भी की अपने अटैक्स की कि हमें चूँकि अमरीकी मफादात को नुकसान पहुँचाना था जो आपके यहाँ थे तो उनको करना पड़ी। यूएई के साथ ईरान ने नहीं की गुफ्तगू, और इसीलिए ये कहा जा रहा है सफारती हल्कों में कि यूएई इज़ द बिगेस्ट जो है लूज़र। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान सऊदी अरेबिया जा रहे हैं और उसमें भी यूएई लूज़र है, क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरेबिया तुर्किया के साथ बात करने के बाद फिर अपने वसाइल फिर रिसोर्सेज इस्तेमाल करेंगे और फिर सऊदी अरेबिया के साथ तो हमारी इकनॉमिक कोऑपरेशन की जो बात चल रही है उसको भी अपनी शक्ल देनी है और पाकिस्तान वहाँ डिप्लॉय हो गया है, जहाज चले गए हैं, उन चीज़ों को भी देखना है। तो इस वजह से जो है ये वज़ीर आज़म का दौरा बहुत ही अहमियत का हामिल है। हो सकता है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी उनके साथ हों, अभी इस बारे में कोई हतमी बात सामने नहीं आई है। लेकिन इसी में एक और ख़बर है जो पाकिस्तान के लिए कंसर्न की बात है। उसको पाकिस्तान को उस चीज़ से भी निपटना होगा। गो के दो मुल्कों के ताल्लुकात के दरमियान पाकिस्तान के स्टेटेड मौक़िफ़ ये होता है कि हम उनमें मदाखलत नहीं करते, लेकिन ये मदाखलत दो मुल्कों का जो ताल्लुक बन रहा है ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बन रहा है और ये इसराइल के हक़ में बन रहा है। यूएई जो है भारत से सुना है कोई वायदा करने जा रहा है, उसी तरह का कोई डिफेंस पैक्ट करने जा रहा है जो पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ ममालिक करना चाहते हैं और इसका फ़ायदा इसराइल को होगा, क्योंकि इसराइल ये नहीं चाहता कि कोई भी जो है मुज़ाकरात की कामयाबी का इम्कान बाकी रहे, तो वो रखना आज़ादी करते रहना चाहता है। लेकिन मैं बता रहा हूँ, आज फिर बता रहा हूँ कि यूएई इज़ द बिगेस्ट लूज़र। खुदा हाफ़िज़।